Everybody, so we are here with the lecture number 3 of the physics series। जो हमारे पास फाइनेंस अकाउंट्स स्टैट का हमारे पास सिलेबस जो है उसकी फिजिक्स पोर्शन का हमारे पास तीसरा लेक्चर है। तो आज क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओहम लॉ क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके बाद हम आएंगे कौन कौन से फैक्टर्स पे जो रेजिस्टेंस एक मटेरियल का होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास मटेरियल के कितने सारे टाइप्स हैं। And at the end of today's lecture, I have got few these MCQs for you, जो most important है from exam point of view, whether it be JK SSB या कोई और exam हो। So before going for today's lecture, I will give few seconds to take a screenshot of what we are going to learn today. So when you are done taking the screenshot of today's lecture, first of all, ओहम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है और यहाँ से क्वेश्चन आने के कहाँ से ज्यादा चांसेस बन सकते हैं हमारे पास। ओहम्स लॉ क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डिस्टेंस। कि एक मटेरियल अगर हमारे पास है, एक कंडक्टर अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आई विल कोट एन एग्जांपल वर हियर। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, आई विल नेम द कंडक्टर एज ए बी, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर ए बी जो हमने लिया इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि हमने इसके एंडस के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा दिया है। मोर वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, अगर हम ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस कंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा करंट चलेगा। एंड वाइस वर्सा मीनस अगर हम कम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो कम करंट चलेगी। ये है स्टेटमेंट किसका, ओहम्स लॉ का। लेकिन ओहम्स लॉ की एक्सप्रेशन जो अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि एक्सप्रेशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, रादर जब हम उस एक्सप्रेशन को फिर मॉडिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर और एक तीसरा पैरामीटर जो वो पिक्चर में आ जाता है, वो तीसरा पिक्चर में आने वाला पैरामीटर जो हमारे पास आता है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली अगर हम कहेंगे कि ओहम्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि करंट कितनी चलेगी एक मटेरियल के अक्रॉस, एक कंडक्टर के अक्रॉस कितनी करंट चलेगी, वो डिपेंड करता है कि हमने कितना वोल्टेज उसके एंडस के अक्रॉस, जो मैं आपको यहीं पे बता रहा था अभी, हमने कितना वोल्टेज इसके एंडस के अक्रॉस लगाया था। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा वोल्टेज यहाँ से इसके एंडस के अक्रॉस लगा रहे हैं, बड़ी बैटरी लगा रहे हैं इसके एंडस के अक्रॉस, तो ऑब्वियसली ज्यादा करंट वहां पर चलेगी। एंड अगर हम कम बैटरी लगा रहे हैं, यहाँ पर कम वोल्टेज वाली बैटरी हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो यहाँ पर कम करंट चलेगी। सो मोर वोल्टेज applied across the ends of a conductor will mean that more amount of current will be flowing through the conductor and less voltage level। अगर हमने छोटी बैटरी लगा दी, यहाँ पर छोटी बैटरी हमने लगा दी जिसकी वोल्टेज लेवल कम है, तो उस कम वोल्टेज लेवल की वजह से हमारे पास जो करंट का वैल्यू है वो भी कम आ जाएगा। उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर, या हम ये कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वी कैन से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, देन उसके बाद जो हम चीज जानना चाहते हैं यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हमारे पास वोल्टेज भी है, अगर हमारे पास करंट है, तो हमारे पास और एक चीज है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब आपको पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है और ये कैसे एक मटेरियल में जन्म पाती है। देखो भाई, रेजिस्टेंस जो हमारे पास होती है विल टेक एनी मटेरियल, जो भी चीज हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मटेरियल एक है, वी नो दैट, मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास जो भी चीजें होती है उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कभी रेस्ट में नहीं होता है, वो हमेशा किस में होता है, मोशन में होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जो बाहर शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा थोड़ा बहुत, ये बाहर वाले शेल्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं जब हमको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी, तब ये बाहर आ जाते हैं हमारे पास, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का हम नाम देते हैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर लोकेटेड इनसाइड ए मटेरियल। और आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी रेस्ट में नहीं होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन से दैट इफ एनीबॉडी इज फ्री, अगर कोई चीज यहाँ पर फ्री हमारे पास है, that can move in any of the directions available to it। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले डायरेक्शन में घूम सकता है, या पीछे जा सकता है, ये यहाँ ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ड्यूरिंग तक आगे जा सकता है, इधर पीछे जा सकता है, ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है।
Since all of these electrons are in motion, so there are the chances कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया, यहाँ पर हाईलाइट किया, यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन, it can collide with this electron or it can collide with this very electron, and during the course of this collision between these adjacent electrons, वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? बिकॉज वी नो दैट अगर हमारे पास दो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो चीजें हैं, इफ दे आर गोइंग टू कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर, so the body having, let us suppose this body is having higher energy as compared to these bodies, तो क्या होगा, एनर्जी जो हायर बॉडी से वो ट्रांसफर हो जाएगी लोअर बॉडी तक। सेम इज द केस विद दिस इलेक्ट्रॉन, वी विल अज्यूम कि इस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है और यही इसके अगेंस्ट कोलाइड कर रहा है यहाँ पर, सो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, इससे दूसरे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इन दिस वे एनर्जी पहुंचेगा फ्रॉम वन एंड to the last end. This is the way how current flows through a material. अब मैं क्या करना चाहूंगा यहाँ पर, I will take this material, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया, यही मटेरियल मैं यहाँ पर लेता हूँ। इसमें हमारे पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, they are always in a state of continuous rapid and zigzag motion. Yes, point to be noted, the free electron जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए, they are always in a state of constant random and zigzag motion. तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो collisions करेंगे एक दूसरे के बीच, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है उनकी दो पैरामीटर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। एक चीज है हाई एनर्जी से लेकर लो एनर्जी तक ट्रांसफर हो सकता है, दूसरा इनका जो मोमेंटम है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है। यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कंटिन्यूअसली रैपिड मोशन में है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कनेक्ट सोर्स ऑफ बैटरी, सोर्स ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस मटेरियल। यू नो दैट बैटरी जो हमारे पास होता है उसके हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं। अगर बैटरी के पास बैटरी हमारे पास जो है उसके दो टर्मिनल्स हैं, सो वी कैन से दैट एक हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या करेगा, बैटरी जब सप्लाई करंट करेगा सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर जो बात है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन यहाँ से अंदर से इसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी वहां पर प्रेजेंट है और वो भी मोशन में है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बैटरी ने सप्लाई कर दिए, इनको यहाँ से पास हो जाना है, तब तो करंट चलेगी ना यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, इसमें घुसेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी, दैट विल बी लॉस्ट एंड अल्टीमेटली दैट विल बी गेन्ड। जब यहाँ पर इनके साथ एक कोलिजन करेगा, तो एक कोलिजन के दौरान इसको थोड़ा बहुत वो अपने आप को बचा के निकलना होगा, वी कैन से लाइक इसको अपने आप को बचा के निकलना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बचा के निकलना, वी कैन से दैट इसको कोई ना कोई अपोजिशन तो वहां से फेस करनी पड़ती है ना, उसी अपोजिशन का हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होना चाहता है, तो उसको यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रैंडम मोशन में है उनका अपोजिशन फेस करना है, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। और यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था जो तीसरा पैरामीटर हमारे पास था, दैट वाज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। और अब हमारे पास जो ओम्स लॉ है, दैट इज नाउ इन द ब्यूटीफुल फॉर्म V = RI। यहाँ कभी कभी आपने किताबों पे देखा होगा ये लिखा होता है V = IR, या मैंने यहाँ पर लिखा है V = RI, व्हेयर V स्टैंड्स फॉर द वोल्टेज जो हमने लगा दिया है इस कंडक्टर के अक्रॉस, और R जो है R हो गई इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस, और I हो गया कितना करंट इस कंडक्टर से होके निकल रहा है। सो वी हैव फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस फॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वोल्टेज का ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। देन वी हैव द करंट, वी हैव द चॉइस लाइक द करंट, तो करंट का जो यूनिट हमारे पास है दैट इज एम्पीयर, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जो नई चीज आज हमें सीखने को मिल रही है वो ये कि व्हाट इज कैन बी द SI unit of resistance, and very important, note it down that the SI unit of current, sorry, this resistance is ohm. SI unit of resistance is ohm, SI unit of voltage is volt, and SI unit of current is ampere. Okay, fine. When we are done with this, अब हम आगे चलेंगे थोड़े बहुत, उसके बाद हम कहाँ पे पहुंचे, रेजिस्टेंस में आपको भी यहाँ पर समझा रहा था कि रेजिस्टेंस का क्या योगदान रहता है करंट को जब पास करता है करंट एक कंडक्टर में से, उसके बाद इसका SI यूनिट भी मैंने आपको बताया। नाउ वी विल सी कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं एक कंडक्टर में जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बट बिफोर गोइंग फॉर दैट, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जेके एसएसबी ने ये पूछा था 2015 और 16, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज मींस अपोजिट, रेजिस्टेंस का अपोजिट। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था
अभी कि करंट को इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कुछ अपोजिशन मिल रही है, तो अपोजिशन मिल रही है उसी को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ऐसा कुछ मसला है, कोई ऐसा इशू है यहाँ पर हमारे पास कि करंट को अब रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, नहीं अपोजिशन नहीं मिल रही है, तो करंट को एक फेवर मिल रहा है, and that favor we call as the conductance. Very important from exam point of view, reciprocal of resistance is conductance. तो यहाँ पर जब हमारे पास है V equal to RI, यहाँ पर हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, I will be equal to V upon R, तो यहाँ पर आपके सामने है। उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स पर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर एक कंडक्टर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा हमारे पास है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब मैं आई विल टेक द फर्स्ट पॉइंट कि ये लेंथ ऑफ द मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पर एक मटेरियल था, यहाँ पर हमारे पास मटेरियल था, इट हैज गॉट सम डेफिनेट नंबर ऑफ दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं एक मटेरियल लूंगा, इसका नाम रखूंगा मैं AB। बात को समझ आना भाई, हमारे पास दूसरा मटेरियल है, उसका नाम रखूंगा मैं CD। साइड दैट ये दोनों मटेरियल जो है एक ही मटेरियल के मैंने दो हिस्से लिए, दो डिफरेंट लेंथ्स मैंने लिए। एक की जो लेंथ है यहाँ पे दैट इज L1 एंड दूसरे की जो लेंथ है दैट इज L2। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो कम है, मोर लेंथ। और यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे तो इसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इसकी लेंथ है तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हमें करंट को यहाँ से बहाना होगा, पास करवाना होगा, तो इसको ज्यादा रेजिस्टेंस तो यहाँ से अपोजिशन मिलेगा ना, एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो इसको अपोजिशन दे सकते हैं। सो वी कैन से दैट जितना ज्यादा लेंथ होगा एक मटेरियल का, पॉइंट टू बी नोटेड, जितना ज्यादा लेंथ होगा एक कंडक्टर का, एक मटेरियल का, उतना हमारे पास वहां से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इसको अपोजिशन दे रहे हैं। मींस मोर लेंथ मींस मोर अपोजिशन, लेस लेंथ मींस लेस अपोजिशन, एंड दैट अपोजिशन यू कॉल एज द रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट पॉइंट नंबर 1 इज इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द मटेरियल, लाइक मोर लेंथ मींस मोर रेजिस्टेंस। एंड आई कैन से लाइक दिस कि अगर एक मटेरियल हमारे पास है जिसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो अपोजिशन देंगे यहाँ पे, तो उसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड लेस लेंथ ऑफ द मटेरियल मींस less resistance. So point number 1 is that if I have two these materials, for example एक मटेरियल मेरे पास ऐसा इतना ही है, दूसरा मेरे पास इतना है, सिंस इसकी जो लेंथ है जो मेरे राइट हैंड में इसकी जो लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू दिस, सो इसकी डेफिनेटली इसकी जो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आई नो दीज आर इंसुलेटर्स, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसकी जो लेंथ है वो कम है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। Point number 1. Point number 2 is that it is dependent on the area of cross section. पहले आपको मैं बताऊंगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये अभी मार्कर का पेन है, तो यहाँ पर जो इसका ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर इसका जब हम एरिया निकालेंगे वी कैन से दैट इसका जो मोटापन है, रादर टू बी मोर प्रिसाइज आई कैन से दैट इसका जो मोटापन है उसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपको कैसे समझ आएगा कि करंट का क्या रोल है, कि हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई विल कोट एन एग्जांपल। हमारे पास दो वाटर पाइप्स हैं, यहाँ पर मैंने बनाया, हमारे पास दो वाटर पाइप्स हैं, एक है हमारे पास मोटी वाली वाटर पाइप, दूसरा हमारे पास है पतली वाली जिसका डायमीटर कम है, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों में से पानी को बहाना चाहेंगे तो ज्यादा पानी इजीली किस में से बहेगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली आंसर इज दिस, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा। तो नाउ रिलेट दिस अमाउंट ऑफ, अगर इसका डायमीटर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें करंट ज्यादा बहेगा ना। अब ज्यादा करंट को आप रिलेट करो, सॉरी ज्यादा पानी इसमें बहेगा, आई एम सॉरी आई विल रिपीट वंस अगेन। अगर इसका डायमीटर ज्यादा है तो इसमें ज्यादा पानी भी बहेगा ना, इसका डायमीटर कम है इसमें पानी भी कम बहेगा ना। नाउ रिलेट दिस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दीस पाइप्स एज द करंट फ्लोइंग इन दीस मटेरियल्स। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था ना, इस वाले पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ज्यादा, तो इसमें पानी क्या ज्यादा था, पानी जा रहा था ना, ज्यादा पानी जा रहा था ज्यादा। लेकिन पानी को अगर हम रिलेट करेंगे किसके साथ, इफ आई एम गोइंग टू रिलेट वाटर विद व्हाट, करंट, तो ज्यादा पानी निकल रहा है, मेरा ज्यादा करंट वहां से चल रहा है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, ज्यादा। लेकिन वहां से हमें पता है कि वो करंट उस पाथ को प्रेफर करती है, दिस इज द पॉइंट, करंट उस पाथ को प्रेफर करती है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो ज्यादा हो रही है ना, करंट, क्योंकि इसका डायमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इसमें से जब पानी ज्यादा बहेगा, अगर हम उस पानी को रिलेट करेंगे करंट के साथ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, तो इसमें ज्यादा करंट निकलेगा। अगर ज्यादा करंट निकलेगा, यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद समझ सकते हो, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
नाउ इन दिस केस इसमें डायमीटर हमारे पास कम है तो इसमें कम पानी जाएगा ना, उस कम पानी को आप रेट करो कम करंट के साथ, मींस हमारे पास जो करंट है वो करंट कम है। करंट कब कम आएगा, जब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो, सॉरी दिस करंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, दैट मींस वी कैन से दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मटेरियल एंड इट इज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर हमारे पास इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मटेरियल, एंड यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मींस मोर लेंथ मींस मोर रेजिस्टेंस, मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस लेस रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। एंड वन मोर थिंग, होप ये आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। अब थोड़ी बहुत जानकारी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम पॉइंट की बात करेंगे, ये यहाँ पर भी बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे पास मटेरियल्स होते हैं तीन तरह के, हमारे पास 4-5 के तरह के होते हैं, लेकिन तीन तरह के आप याद रखना, ज्यादा से ज्यादा इसी में से आ सकता है। हमारे पास कंडक्टर एक टाइप का मटेरियल होता है, दूसरा हमारे पास इंसुलेटर होता है हमारे पास, तीसरा हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर का। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस है, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे, यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कंडक्टर इनमें से कौन कौन सा कंडक्टर है, इनमें से कौन कौन सा इंसुलेटर है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूंगा, कंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होता है which allows the flow of current to pass through easily। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कॉपर है, मेरे पास आयरन है, मेरे पास ये सारे जिसमें से करंट आराम से चलती है ना, तो इसी को बोलते हैं हम कंडक्टर। इसका उल्टा, अगर कंडक्टर का नाम मैंने बोला कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास ज्यादा आराम से करंट जो है चलती है। उसके बाद इसका उल्टा अगर मैं करूंगा, यहाँ पर ज्यादा करंट नहीं चलती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका एग्जांपल है रबर आएगा मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास आएगा ड्राईवुड आएगा मेरे पास। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर में हमारे पास करंट आराम से चलता है। ओके, नाउ वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। नाउ आई हैव few MCQs at the end of today's lecture. MCQ number 1 goes like this. Charge on an electron is, option A is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, option B is minus 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, option C is minus 1.6 into 10 raised power minus 9 coulomb, and option D is minus 1.6 into 10 raised power minus 29 coulomb। मैंने आपको बताया था कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो हमेशा होता है, चार्ज हमेशा होता है हमारे पास minus 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, so this is the correct answer। MCQ नंबर 2, SI यूनिट ऑफ चार्ज। हमारे पास चार्ज का जो SI यूनिट होता है, मैंने आपको बोला था ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर विल बी कूलम। नेक्स्ट MCQ इज SI यूनिट ऑफ करंट इज, ये भी आपको अच्छे से पता है, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। कूलम चार्ज का है, जूल वर्ग का है, सीमेन कंडक्टिविटी का है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट MCQ जो हमारे पास, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज इट इज रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि अगर हम लेंथ ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कहता है इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज इट इज रेजिस्टेंस। ये बोल रहा है इंक्रीज ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बोल रहा है डिक्रीजेस, सी ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डी बोल रहा है remain the same। तो आंसर शुड बी it increases if we are going to increase the length of a conductor। option this MCQ number last of the day is SI unit of resistance is, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि SI unit of resistance जो है that is the famous ohm। so this is all about today's lecture। hopefully I will see you in next lecture। till then take care, bye bye।